हेलो गाइस। एज प्रॉमिस्ड हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था आपको कि 32nd जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज चलाई जाएगी। ठीक है, उस सीरीज का आज आगाज हो चुका है। इस वीडियो से ये पहला वीडियो है उस इनिशिएटिव में। और क्या है ना कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू नो सारे लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के कवर होंगे। और मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ कवरिंग अ सिंगल सब्जेक्ट इन वन गो, मैं क्या करूँगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, जैसे कि आज सपोज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज हैं, ठीक है ना, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और देर आर मतलब जहाँ पे भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट एज अ सब्जेक्ट है वहाँ पे ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। कोई डाउट नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है ना। उसी तरीके से कल मैं किसी और सब्जेक्ट का सपोज पार्टनरशिप का एक कर दूंगा, परसों मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक कवर कर लिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टॉपिक। ठीक है ना। मेरा टारगेट होगा कि मैं 10 से 15 टॉपिक हर सब्जेक्ट से कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना। और इन्हीं 10 से 15 टॉपिक्स को अगर आप करके चले जाएंगे तो मेंस के एग्जाम में इससे बाहर का आई डू नॉट थिंक कि आना चाहिए। ठीक है, बाकी तो यार प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा होती हैं, ठीक है ना, बट आई डू नॉट थिंक कि इससे बाहर का आना चाहिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रहा था तो दे हैव वेरी सेलेक्टेड अप्रोच है। ठीक है ना। सेलेक्टेड अप्रोच है पेपर सेटर का कि कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं, इस बार उनको पूछ दिया तो अगली बार नहीं तो उससे अगली बार पूछ दिया, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार पूछ दिया। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट से अगर आप देखा जाए तो 10 से 15 मैक्सिमम क्वेश्चंस टॉपिक्स होंगे जिसको हमें कवर करना है। और उनको हॉलिस्टिकली अगर हम कवर कर लेते हैं तो आई डू नॉट थिंक कि मतलब इससे बाहर का कुछ एग्जाम में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन है। और जो मैंने वीडियो लास्ट इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया आपको कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, जो कि फ्री कोर्स फॉर 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज के टाइटल से है मेरे ही चैनल पे, उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक हॉलिस्टिक तैयारी करेंगे, बीट पीटी बीट मेंस, ठीक है ना, सबका एक सेलेक्टेड तरीके से, एक इंटीग्रेटेड, एक थ्रेडेड तरीके से आप किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो चलिए, विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज आप पूछ सकते हैं कि सर पहले आपने इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज से पहले कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होती है ये तो बता दो। तो माय फ्रेंड, मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस टॉपिक पे, कंडीशंस एंड वारंटी, जो कि सेक्शन 11 से सेक्शन 30 तक डील करता है। ठीक है ना, सोगा में, दैट इज। तो जो कंडीशन एंड वारंटीज वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, जो टॉपिक है, जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो सेक्शन 11 से सेक्शन 13 तक डील करता है, जिसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ठीक है। आज जो हम इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, देखिए दो टर्म होते हैं, ठीक है ना, दो टर्म होते हैं। क्या टर्म होते हैं? देयर आर टू टर्म्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा। एक होता है एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, दूसरा होता है इम्प्लाइड। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, चाय वाला आता है या फिर आपने देखा होगा कि खिलौना बेचने वाले आते हैं। आपने क्या किया कि आपने पूछा भाई कितने का है, तो उसने कहा कि साहब ये 20 रुपए का है। ठीक है। तो आपने कहा कि नहीं, मैं 20 रुपए में नहीं लूंगा, मुझे 10 रुपए में चाहिए। तो उसने क्या किया, आपने जैसे ही कहा कि मुझे 10 रुपए में चाहिए, उसने उस सामान को आपके सामने बढ़ा दिया। तो ये इम्प्लाइडली क्या हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दिया।
ठीक है ना, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इम्प्लाइड कंडक्ट है ये। उसी तरीके से एक्सप्रेस क्या है, हम बोल के करते हैं, उसको एक्सप्रेसली बताते हैं। तो उसी तरीके से कंडीशंस एंड वारंटीज, तो आपको पता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो सेल होता है इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉजेज होते हैं, आपको पता है, देर आर क्लॉजेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें क्लॉज होते हैं, तो हम उसमें अपने हिसाब से, दोनों पार्टी क्या करती है, ए और बी अगर दो पार्टीज हैं, वो दोनों अपने हिसाब से क्या उसमें टर्म्स रखती हैं, टर्म्स, ठीक है ना। और इन्हीं को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्टिपुलेशंस कहा जाता है। क्या स्टिपुलेशंस, जो कि कंडीशंस एंड वारंटीज के तौर पे देखी जाती हैं, जो कि हम उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जो कि सेक्शन 11 से 13 तक डील होता है। तो ये जो स्टिपुलेशंस हैं, एक तो आपने एक्सप्रेसली बता दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है, मैं ये ले रहा हूं तो भाई मुझे इतनी क्वांटिटीज चाहिए, ठीक है ना, ये साइज का चाहिए, ठीक है ना। सपोज आप गए कुछ भी खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल आप वुड खरीदने के लिए गए, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपने उसको लेंथ प्रिस्क्राइब कर दिया कि भाई इस लेंथ का, इस विड्थ का, ठीक है ना, थिकनेस आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया। तो इस तरीके का उसने गुड्स को क्या किया, डिलीवर किया आपके पास। ये तो आपने एक्सप्रेसली कह दिया उससे, बट क्या इसका मतलब ये है कि वो जो गुड है वो टेंटेड होना चाहिए, टेंटेड इन सेंस र्यून्ड होना चाहिए, यानी सड़ा हुआ होना चाहिए? नहीं, ये तो आपने कहा नहीं उसमें, बट ऐसा तो नहीं है कि वो सड़ी हुई लकड़ी आपको दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो ये सारी इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं, जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलती ही चलती हैं, चाहे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया हो या ना कहा गया हो, ठीक है ना। सो यही इम्प्लाइड का मतलब होता है। ओके, फॉर बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यूज बढ़ रहा है मुझे बहुत ही खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप बस इतना ही कंट्रीब्यूट कर लीजिए मेरे लिए, और लाइक कर दीजिए अगर आपको इनिशिएटिव अच्छी लग रही है तो। एंड डू कमेंट यार, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो यू कमेंट, और कोई भी रेलेवेंट कमेंट होगा ना, कोई भी रेलेवेंट कमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आई विल सर्टनली रिप्लाई बैक। एंड उसके बाद आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, ठीक है ना। अब मैं अपनी स्टोरी तो नहीं बता सकता यहाँ पे, बट हाँ, स्ट्रगल है, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल यार। तो करते हैं, इसको शेयर करिए हमारे आपके जैसे लोगों के पास, ताकि लोग इसको बेनिफिट इसका ले सके। एंड आई प्रॉमिस यू टू कि कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मूविंग ऑन, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 से 13 तक, ठीक है ना, सेक्शन 11 से 13, ठीक है, ये कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में बात करता है। उसी तरीके से सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, वो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज की बात करता है, ठीक है, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज की बात करता है। तो होता क्या है, इम्प्लाइड का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, it is read into the contract, these conditions, these stipulations are read into the contract, even though even though even though these are not expressly provided, these are not expressly
प्रोवाइडेड। ठीक है, ठीक है ना, टर्म आ गया ना एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, दीज आर रीड इनटू इट। ठीक है ना, कि उसको माना जाता है कि यार ये सारी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए ना। द गुड्स हैज टू बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, द गुड शैल बी मैचिंग विद द डिस्क्रिप्शन दैट द बायर हैज given to the seller. The good should be मैचिंग टू दी बल्क सैंपल, बल्क एंड सैंपल का मैच होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही जनरल लॉजिक है, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कंडीशन एज टू टाइटल। सेक्शन 14 क्या कहता है भाई? कंडीशन एज टू टाइटल। अच्छा, टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब आप देखिए, जब भी लॉ में टाइटल की बात आती है तो वो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है ना, ओनरशिप यानी एक इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। उसमें कहा जाता है कि सेलर कैन नॉट पास बेटर टाइटल देन he himself has। ठीक है, सेलर कैन नॉट पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। सपोज मेरे पास एक गुड है, ठीक है ना, मान लो कि ये हाइलाइटर है मेरे पास, ये मैंने खरीदा हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ठीक है ना, पोजीशन में है। वैसे इंप्लाइड मतलब एक तो ये भी रूल होता है ना पोजीशन में जिसकी, बट कोई अगर डॉक्यूमेंट लाके क्लेम कर दे कि नहीं ये पोजीशन जो है ना इनका इलीगल पोजीशन है, तो भाई ये चोरी का हो गया ना मेरे लिए, तो मैंने चोरी किया है इसका मतलब। अगर मैं ये अब अगर ये चोरी का सामान किसी को बेचता हूं तो जिसको मैं बेच रहा हूं उसके पास भी वही टाइटल जाएगा जो मेरे पास है, मेरे से बेटर टाइटल नहीं जा सकता उसके पास, मतलब ओनरशिप उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पास, मैं सेलर हूं, मेरे पास ओनरशिप नहीं है इसका, तो सामने वाले जिसको मैं बेच रहा हूं उसके पास भी ओनरशिप नहीं होगा। वेरी क्लियर? ठीक है, सो दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14। ठीक है ना, सेक्शन 14 में 3 क्लॉजेज हैं इनफैक्ट, जिसमें से कि पहला जो क्लॉज है वो कंडीशन की बात करता है, इंप्लाइड कंडीशन की, और सेकंड एंड थर्ड जो है ना वो इंप्लाइड वारंटीज की बात करता है, जो कि हम फर्दर देखेंगे जब हम एक्सक्लूसिवली वारंटीज के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम सेक्शन 15 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 15 क्या कह रहा है? सेक्शन 15 कह रहा है when there is a sale by description। डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई? डिस्क्रिप्शन मैं दुकान पर गया, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है गुड्स को क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया है, इधर बाय इट्स फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, या फिर मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, मैंने उसका ब्रांड बता दिया, मैंने उसका ट्रेडमार्क बता दिया, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है ना, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, किसका? गुड्स का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। जब भी कोई डिस्क्रिप्शन के द्वारा सेल हो रहा है, व्हेन देयर इज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, देन इट इज इंप्लाइड कंडीशन, इट इज एन इंप्लाइड कंडीशन। क्या भाई? that the goods shall correspond to the description। ठीक है ना, ये एक इंप्लाइड कंडीशन है। कितना मतलब लॉजिकल है यार ये तो। अगर मैं गया मार्केट में, मैंने उनको बताया कि भाई मुझे ना आप कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप गए, आपने बोला कि निविया का मुझे फेस वॉश दे दो, ठीक है, उसने उठाया एंड उसने क्या कर दिया? गार्नियर का फेस वॉश दे दिया आपको। सो दैट इज नॉट, आपने क्लियरली बता दिया ब्रांडेड ट्रेडमार्क से कि मुझे निविया चाहिए,
ठीक है, बट उसने क्या कर दिया, गार्नियर का दे दिया, तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट, गुड इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, इजंट इट? सो ये इम्प्लाइड कंडीशन है। वो ये नहीं कह सकते यार आपने फेस वॉश मांगा, मैंने फेस वॉश दे दिया, ना ना ना, दैट विल नॉट बी अलाउड। दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और उसकी ये इम्प्लाइड कंडीशंस है, राइट। नेक्स्ट इज सेल बाय सैंपल, और ये जो है ना वो सेक्शन 17 में मेंशन्ड है, ठीक है। सेल बाय सैंपल जो है, इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 17। अब मैं फिटनेस और क्वालिटी वाली जो है सेक्शन 16 का, उसमें बाद में डील करूंगा, बिकॉज ये अभी कंटिन्यूटी में आ रहा था। सेल बाय सैंपल की बात कर लेते हैं। सैंपल क्या होता है आपको पता है कि यू हैव अ प्रोटोटाइप, ठीक है ना, प्रोटोटाइप ऑफ गुड है आपके पास, प्रोटोटाइप ऑफ गुड्स है आपके पास, आप उसको लेके गए और जो सेलर को आपने दिखाया ये प्रोटोटाइप, और आपने कहा कि आप, ये मेरा सैंपल है, आप मुझे ऐसे यही जो गुड्स है मुझे एक बल्क क्वालिटी में, ठीक है ना, बल्क क्वांटिटी में, एक बल्क क्वांटिटी में मुझे डिलीवर कर दीजिए। तो यहां पे इंप्लाइड कंडीशन क्या होगा, यहां पे इंप्लाइड कंडीशन ये होगा कि जो बल्क है ना, दैट शैल मैच टू दी सैंपल, bulk shall match to the sample, bulk shall correspond to the bulk shall correspond to the sample। ये बहुत ही क्लियर है। और ऑफ कोर्स यार, जैसे कि मैं अब गया, मैंने एक टी शर्ट दिखाया, मैं एक रिटेलर हूं, मैं होलसेलर के पास जाता हूं, मैं ऑलरेडी उससे लेकर आया हूं 4 टी शर्ट, मतलब 10 टी शर्ट लेकर आया हूं, उसमें से एक बच रहा है, बाकी 9 बिक चुके हैं, तो मैं वो एक लेके जाता हूँ, उसके पास दिखाता हूँ कि भाई दिस इज सैंपल जो आपने लास्ट टाइम दिया था, इस बार अच्छी बिक्री हुई है, तो आप एक काम करिए, आप मुझे इस बार 50 पीसेस दे दीजिए, 50 पीसेस दे दीजिए, ठीक है। और भाई ने क्या किया कि उसमें से 30 पीसेस वही दे दिया और 20 कुछ और दे दिया, तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। इम्प्लाइड कंडीशन है, वो ये नहीं कह सकता कि आपने टी शर्ट मांगा है, मैंने टी शर्ट दे दिया, नहीं नहीं, मैंने जब आपको सैंपल दिया है तो आप वही मुझे प्रोडक्ट दीजिए, और बल्क, पूरा का पूरा जो बल्क है ना, उस सैंपल से मैच करना चाहिए। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। उससे पहले ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो कि मैं प्रिपेयर करता हूं, एंड सो दैट कोई एक पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि आपको सारा क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे एक और बात है, एक एक्सेप्शन है सैंपल वाले उसमें। जब सैंपल सेल बाय सैंपल हो रहा है, जब सेल बाय सैंपल हो रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि जो बायर है, बायर शैल हैव, दो चीजें होती है ना, एक तो सैंपल आप खुद दे रहे हो, दूसरा है कि सेलर आपको एक सैंपल दिखा रहा है, सेलर एक आपको सैंपल दिखा रहा है। अगर सेलर आपको सैंपल दिखा रहा है, तो मान लो जो कि उसने सैंपल में मुझे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एक गुड्स दिखा दिया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है ना उसमें कुछ झोल कर दिया उसने। इसलिए द बायर शैल हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द गुड विद द सैंपल, ठीक है ना। जो बायर है, बायर शैल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद सैंपल,
ये बहुत क्लियर है, बहुत लॉजिकल चीजें हैं यार सारी की सारी, आप देख लो ना कितनी लॉजिकल हैं। दूसरा एक सैंपल का एक और इम्प्लाइड कंडीशन ये है सैंपल वाले केस में कि द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। ऑफ कोर्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट का मतलब होता है कि वो मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, मर्केंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि यार a quality of fitness for trade और सेल और यूज, ठीक है ना, ये होता है मर्केंटेबल क्वालिटी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि मैंने अभी भी आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन, ये है ना। अगर मान लो कि जो बायर है उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी लिया एग्जामिन करने के लिए और उसने बिल्कुल ही अच्छे से एग्जामिन किया और जो डिफेक्ट था वो इजीली डिस्कवरेबल था, लेकिन फिर भी वो उसने अच्छे से एग्जामिन करने के मतलब लग तो ऐसा रहा था कि उसने अपनी तरफ से कुछ गलती कर दी जिसके कारण वो डिफेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाया, और डिफेक्ट बिल्कुल ही पर्टिनेंट था, दिख रहा था, लेटेंट नहीं था, छुपा हुआ नहीं था डिफेक्ट। इस केस में क्या होगा कि वो एक्सेप्शन लग जाएगा एंड यहाँ पे इंप्लाइड कंडीशंस वैलिड नहीं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेलर होगा, सेलर को बेनिफिट चला जाएगा, सेलर को क्या चला जाएगा, बेनिफिट चला जाएगा, ठीक है ना, किसका कि ये द बायर कैन नॉट repudiate द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द बायर कैन नॉट repudiate द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, आगे चलें। इसमें एक केस है, इस केस का नाम आप लिख लीजिए, मैं कैपिटल्स में लिखता हूं, और हाँ आपको मैं सजेशन यही दूंगा जब भी आप केस का नाम लिखिए तो कैपिटल में लिखिए, LORYMER, लॉरीमर वर्सेस स्मिथ। ये एक केस है, लॉरीमर वर्सेस स्मिथ। इसमें क्या होता है कि टू पार्सल्स ऑफ व्हीट, ठीक है ना, वर सोल्ड बाय सैंपल के द्वारा 2 पार्सल, और जो सेलर है ना उसने क्या किया, बायर को एक ही पार्सल एग्जामिन करने का मौका दिया, दूसरा पार्सल एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया। तो इस केस में जब उसने वो घर जाके उसने खोला तो देखा यार ये तो भाई डिफेक्टेड पीस है। वो वापस आया स्मिथ भाई साहब के पास कि भाई ये आप वापस ले लो यार, मुझे पैसे दे दो। तो उसने बोला नहीं आपने एग्जामिन किया, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एग्जामिन करने की, वो कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, मेरा बेनिफिट मैं लूंगा। कोर्ट के पास जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने एग्जामिन करने का मौका कहाँ दिया, एक ही तो बैग आपने चेक करवाया था, दूसरा बैग कहाँ चेक करवाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये आप सेल बाय सैंपल वाले उसमें डाल देंगे इसको, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन वाले भी कॉन्सेप्ट में डाल देंगे इसको। उसमें फर्दर इसी में एक पार्ट होता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। तो ऑफ कोर्स इसमें दोनों से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, यही कह रहा है ये, ठीक है ना। इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए एक केस है
AZEMAR अजमेर वर्सेस कैसेला CASELLA, ठीक है ना। इसमें क्या कहा था कि अगर कोई एक सेल हो रहा है बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, तो द बल्क शैल कॉरस्पॉन्ड टू बोथ, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। तो आपको केसेस और साथ साथ में प्रोविजंस दोनों, क्योंकि आंसर राइटिंग आप जब करेंगे ना, आंसर राइटिंग जब आप करेंगे किसके लिए, मेंस के लिए, तो कोई केस आता है तो उसका सबसे पहले तो फैक्ट होता है। अगर मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, तो फैक्ट के बेसिस पे आप क्या एग्जामिन करते हैं कि भाई कौन सा प्रोविजन लगेगा, उस प्रोविजन को लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो फैक्ट है क्या किसी केस लॉ से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको कर देंगे, या फिर अगर नहीं कर रहा है तो उस फैक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉइंट होगा जो कि कोई एक प्रिंसिपल से डील कर, जिसको एक प्रिंसिपल जो कि केस लॉ द्वारा हेल्ड किया गया होगा उससे डील करता है, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए वो केस लॉ दे देंगे। तो प्रोविजंस तो हम डील कर ही रहे हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज केसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू वॉन्ट फाइंड मच केसेस ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन केसेस तो बहुत कम है, क्योंकि इतना सीरियस कहाँ लेते हैं। अब हाल फिलहाल में केसेस होने लगे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, अदरवाइज ये सारे इंग्लिश केसेस हैं, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट जो मैंने सेक्शन 16 बीच में छोड़ दिया था और डायरेक्टली सेक्शन 17 पे जंप कर गया था, तो सेक्शन 16 क्या कह रहा है कि कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बायर ने एक पर्पस ऑफ यूज वो बता दिया किसको, सेलर को। सेलर को बायर ने क्या किया, बता दिया, और बायर जो है ना वो रिलाई कर रहा है किस पे, स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, उस पर रिलाई कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो सेलर है वो इसी तरीके के गुड्स में डील कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो जब इसी तरीके के गुड्स में डील कर रहा है सेलर और उसके स्किल एंड जजमेंट को रिलाई कर रहा है, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो गुड होना चाहिए वो फिट क्वालिटी का होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो ये जब हो गया, अब नेक्स्ट जो है, जो टॉपिक हम कर सकते हैं, मतलब इसी में जो नेक्स्ट एक केस है, वो एक और इसमें आपको समझ में आना चाहिए, वही है एग्जामिन करने का अगर मौका मिल गया इसको, हर केस में अगर एग्जामिन, जहां पे भी एग्जामिन करने का मौका मिल गया है, ठीक है ना, वहां पे ये कंडीशंस क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और बेनिफिट किसको मिल जाता है, बायर को बेनिफिट मिल जाता है, सॉरी सेलर को बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। एक केस है, ध्यान में रखिए, केस का नाम है पीटर डार्लिंगटन पार्टनर्स लिमिटेड वर्सेस गोशो कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये केस है, इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट और जो कंडीशन है कि यूसेज
एज इम्प्लाइड कंडीशन के बारे में बात किया गया, यूसेज एज इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस केस में क्या हुआ था कि अगर देयर इज अ यूसेज ऑफ यूसेज ऑफ ट्रेड, यूसेज हमेशा किसका होता है, यूसेज ऑफ ट्रेड का होता है। यूसेज मतलब आपको पता है ना कि कस्टम्स एंड यूसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूसेज जो होता है बाद में कस्टम बनता है। तो मान लीजिए कि एक परंपरा है ट्रेड का, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हुआ था कि एक काइंड ऑफ सीड्स वर सोल्ड बाय सेलर टू द बायर एंड द सीड्स वर फाउंड टू बी इम्प्योर। तो इस तरीके के इस पर्टिकुलर केस में ये कस्टम था कि अगर सीड जो है ना इम्प्योर क्वालिटी का हो जाता है, इम्प्योरिटी है, तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्या है, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है ना, कंपनसेशन मिल जाता है, ठीक है ना। ये यूसेज था उसका। तो कोर्ट के पास गए भाई साहब, पिटिशनर भाई साहब गए कि भाई ये ना डिस्क्रिप्शन और सैंपल से मैच नहीं कर रहा है। तो उसने कहा, कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, ये यूसेज है कि यूसेज को प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस एक्ट में आपको पता है, ठीक है ना, एविडेंस एक्ट में यूसेज को प्रूव करना पड़ेगा आपको, राइट। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि दिस हैज बीन यूसेज, कि अगर इस तरीके की इम्प्योरिटी फाइंड आउट होती है तो जो सेलर है वो आपको कंपनसेशन देगा, आप रिपुडिएट नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, करेक्ट। ये तो हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका इम्प्लाइड कंडीशंस। और इम्प्लाइड, अब हम लोग इम्प्लाइड वारंटीज की बात कर लेते हैं। इम्प्लाइड वारंटीज की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन सेक्शन 14 से डील करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि उसमें 3 क्लॉजेस हैं, ठीक है ना, जिसमें से पहला जो है इम्प्लाइड कंडीशंस को डील कर रहा है, सेकंड एंड थर्ड जो है वो इम्प्लाइड वारंटीज को डील करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा गया है कि इट इज अ इम्प्लाइड वारंटीज दैट बायर shall have right of quiet possession। अच्छा, ये क्वाइट पोजीशन का मतलब ये होता है ना कि जो टाइटल है ना वो डिस्प्यूट फ्री होना चाहिए। ये पेन है, पेन मैं ए ने बी को सेल किया, ठीक है ना, पता चला ए के पास जो था ये उसका अपना पेन नहीं है, वो इट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो बी के पास जब जाएगा तो ए कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। तो मान लीजिए सी का पेन है, तो सी को पता चलता है कि ये बी के पास है, तो क्वाइट पोजीशन का है, वो आके बोलेगा ये मेरा पेन दे दो। तो क्वाइट पोजीशन नहीं है ना, वो एक सेटिस्फैक्टरी एंजॉय नहीं कर पा रहा है उस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। तो दैट इज इम्प्लाइड वारंटी दैट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 14 इटसेल्फ। नेक्स्ट ये है कि अगेन द प्रॉपर्टी, द गुड्स shall be free from, the goods shall be free from any charge, चार्ज आपको पता है क्या होता है, आपने टीपीए में पढ़ा होगा, चार्ज ऑन अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एनी चार्ज और इनकम्ब्रेंस, उसी तरीके का एक फिनोमिना होता है, जैसे चार्ज क्रिएट करते हैं ना किसी, तो किसी तरीके का लीगल लाइबिलिटी है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, इस गुड्स के ऊपर। इस तरीके की चीजें से फ्री होना चाहिए, ये एक इम्प्लाइड वारंटी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस यूसेज जो कि एक कंडीशन था, वो एक वारंटी भी होती है। और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कंडीशंस जो है ना वो कभी भी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंटीज, ठीक है ना। कभी भी किसी भी केस में कंडीशन को हम वारंटीज के तौर पे कवर कर सकते हैं,
ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। होता क्या है डिफरेंस इन दोनों में कि ब्रीच ऑफ कंडीशन से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का पावर होगा, और ब्रीच ऑफ वारंटी से क्या होगा, कॉम्पनसेशन क्लेम करने का पावर होता है, ठीक है ना। तो इट इज ऑल अपॉन दी बायर कि अगर कोई कंडीशन भी ब्रीच हुई है तो वो क्या करेगा, अपने डिस्क्रिप्शन से उस कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करके कॉम्पनसेशन सिर्फ मांग सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द implied condition एंड वारंटीज, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आएगा टॉपिक। अच्छे से सुनिए इस टॉपिक को, ठीक है ना, और आप नोट्स बनाइए, नोट्स आप प्रिपेयर करिए खुद के, इसी को सुन सुन के आप नोट्स बनाइए। मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ नोट्स, बट विल नॉट हेल्प यू मच। क्यों? क्योंकि अगर आप सुन के खुद से नोट्स बनाएंगे ना, खुद से तो देखो पढ़ना ही है ना, खुद से पढ़े बिना तो होगा नहीं, खुद से पढ़ना है तो आपको नोट्स भी बनाना ही पड़ेगा। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज एंड विल कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोस। एक तो रोज ही होगा, दो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट आई हैव, बिकॉज आई myself have other commitments, or but in spite of those all, I assure you that I'll be giving you 100% time for 32nd जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए मैं आपको पूरा का पूरा टाइम दूंगा और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं मैं, और हाँ, मैं एक मॉक टेस्ट भी मैंने ऑर्गेनाइज किया है 19 दिसंबर को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप मेरे कम्युनिटीज़ में चले जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करके आप 19 को आप देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा, और देखिए कि आप कितना मतलब अप टू डेट है, ठीक है ना। तो ठीक है, प्रिपरेशन अपना चेक कर लीजिए उस यहाँ से, और उसके बाद हम एक मॉक टेस्ट तो होता रहेगा कंप्लीट उसका, और वैसे भी फ्री मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और वैसे भी पेड टेस्ट सीरीज भी हम चलाएंगे जो कि बहुत ही मीगर अमाउंट होगा, ठीक है ना। मीगर अमाउंट इसलिए होगा क्योंकि टाइप मैं नहीं करता हूँ, टाइप कोई और करता है, तो उसको पेमेंट करना होता है, तो इसलिए मैं वो अमाउंट क्लेम करता हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग बस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए, यहीं से कुछ बेनिफिट मुझे मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। चलो एंजॉय करो, हैप्पी स्टडिंग।